जी बेटा, नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो बनता है बेटा वो है व्हाट आर पेरिट्यूबुलर नेटवर्क। अब पेरिट्यूबुलर नेटवर्क बेटा क्या होता है? अब जब हम लोग बेटा किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, किडनी के अंदर जब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो नेफ्रॉन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं बेटा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस का नाम देते हैं। वही ग्लोमेरुलस बाहर निकल के बोमेन कैप्सूल से दो तरह के नेटवर्क बनाता है। एक को हम लोग पेरिट्यूबुलर नेटवर्क बेटा कहते हैं। वो पेरिट्यूबुलर नेटवर्क जो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द क्या कर लेता है, उसको सराउंड कर लेता है और वहां पे ग्लूकोज, साल्ट और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो इसको बेटा हम लोग कहते हैं ऐसी ब्लड वेसल्स जो कि बेटा अराइज हो रही हैं फ्रॉम दी ग्लोमेरुलस और आगे सब डिवाइड होके ब्रांचेस के अंदर सब डिवाइड हो जाती हैं और सराउंड कर लेती है। किसको सराउंड कर देती हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल को और डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल को, किसकी? नेफ्रॉन की। और ये हेल्प बेटा किसमें करती है? हेल्प इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ग्लूकोज एंड सॉल्ट। उसके बाद अब वही ग्लोमेरुलस का अगला जो नेटवर्क होता है उसके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों से बेटा पूछता है। वो क्या पूछता है? व्हाट डू यू नो अबाउट वेसा रेक्टा। वेसा रेक्टा क्या होता है? वैसा रेक्टा बेसिकली जक्स्टा मेडुलरी जो नेफ्रॉन्स बेटा होते हैं जो कि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, उनमें बेटा क्या होता है जिसमें लूप ऑफ हेनले डीप होती है इनर मेडुला के अंदर। वहां पे बेटा क्या होता है? वहां पे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में पेरिट्यूबुलर नेटवर्क एक्सटेंड, वो नीचे की तरफ जो है डाउनवर्ड एक्सटेंड हो जाते हैं और लूप ऑफ हेनले के इर्द गिर्द क्या कर लेते हैं, इसको सराउंड कर लेते हैं। और वहां पे भी वो किसमें बेटा हेल्प करेंगे? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट और खास तौर पे सोडियम आयन। और इसमें बेटा खास तौर पे काउंटर करंट मल्टीप्लायर के जरिए क्या होगा? वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है और हार्मोन जो होते हैं डिफरेंट एल्डोस्टेरोन या एडीएच जो है वो आगे मजीद हेल्प करता है उसमें रीअब्जॉर्प्शन के अंदर। तो इसमें बेटा जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन में पेरिट्यूबुलर नेटवर्क एक्सटेंड हो जाता है डाउनवर्ड और सराउंड कर लेता है किसको? लूप ऑफ हेनले को। और हेल्प किसमें करता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट, किसके थ्रू? काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू। काउंटर करंट मैकेनिज्म का भी आगे शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आता है। फिर काउंटर करंट मल्टीप्लायर के बारे में आप लोग बेटा क्या जानते हैं? काउंटर करंट मल्टीप्लायर बेसिकली कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने में जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर हेल्प करता है। इस मैकेनिज्म में होता क्या है बेसिकली, जैसे जैसे हम लोग बेटा डीप जाते जाते हैं ना इनर मेडुला में, तो वैसे वैसे जो किडनी की इंटरस्टिशियल स्पेस है वहां पे वो मोर कॉन्सेंट्रेटेड होता जाता है, मतलब उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है जिसकी वजह से जो नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट होगा वहां से वाटर जो होगा वो ऑस्मोसिस के थ्रू ऑस्मोटिक आउटफ्लो होगा, वहां से वाटर निकलेगा और किडनी के इंटरस्टिशियल में चला जाएगा जिसकी वजह से वाटर क्या हो जाता है बेटा? रीअब्सॉर्ब हो जाता है। तो इसको बेटा हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? ऐसा मैकेनिज्म जो कि काज करता है ग्रेजुअल ऑस्मोटिक आउटफ्लो। अब जाहिर बात है किडनी की इंटरस्टिशियल के अंदर जैसे जैसे डीप जाते जाते हैं हम लोग इनर मेडुला में वैसे वैसे सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है किडनी के अंदर और जो ट्यूब्यूलर पार्ट है नेफ्रॉन का वहां पे साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है। तो वाटर जो है वो साल्ट कम साल्ट की कंसंट्रेशन से ज्यादा साल्ट की कंसंट्रेशन की जानब मूव करना शुरू कर देगा जिसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म होगा ग्रेजुअली जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे ये वाटर की आउटफ्लो ऑस्मोटिक आउटफ्लो बढ़ती जाएगी। तो दिस मैकेनिज्म काजेस ऑस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर, कहां से? फ्रॉम द फिल्ट्रेट बैक टू किडनी, किडनी के अंदर दोबारा से वापस भेज देता है एज इट पासेस डाउनवर्ड, जैसे से वो नीचे की तरफ जाता है किसके अंदर? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। और ये किन में होगा बेटा? ये जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन में टू प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। उसके बाद अगला जो शॉर्ट क्वेश्चन बेटा पूछता है आप लोगों से 14 नंबर, गिव द हार्मोनल कंट्रोल इन द किडनी फॉर द यूरिन प्रोडक्शन। तो दो तरह के हार्मोन यहाँ पे बेटा इन्वॉल्व है, एक है एडीएच एड्रीनो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और दूसरा है बेटा एल्डोस्टेरोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बेटा रिलीज कहां से होता है? सेक्रेट कहां से होता है? इट इज सेक्रेटेड आउट फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो पोस्टीरियर लोब है वहां से रिलीज होता है और इसका फंक्शन क्या है? एक्टिवली ये ट्रांसपोर्ट करता है किस चीज को? वाटर को। कहां से बेटा? फिल्ट्रेट से बैक टू द किडनी इंटरस्टिशियल। एक तो काउंटर करंट मैकेनिज्म के जरिए वाटर का
रीअब्सॉर्ब हो रहा है, और दूसरा एडीएच के जरिए भी वाटर का रीअब्सॉर्ब। तो आप लोगों से ये भी पूछ सकते हैं कि वाटर के रीअब्सॉर्प्शन में कौन कौन से मैकेनिज्म हेल्प करते हैं, एक तो काउंटर करंट मैकेनिज्म का और दूसरा एडीएच का बेटा। तो ये दोनों को इकट्ठा लिखेंगे फिर आप लोग। फिर एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन बेसिकली बेटा रिलीज होता है या सेक्रीट आउट होता है, किससे सेक्रीट होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर मौजूद होते हैं, उसके भी जैसे किडनी के दो पार्ट्स होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स इनर मेडुला, ऐसे ही जो एड्रिनल ग्लैंड होता है इसके भी आउटर कॉर्टेक्स इनर मेडुला होता है। तो जो ये कहां से सीक्रेट होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है बेटा। और ये किसमें हेल्प करता है, हेल्प इन द एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम इन द जो असेंडिंग लिम्फ है, जो ऊपर की तरफ लिम्फ जारी होती है नेफ्रॉन की, वहां से। फिर उसके बाद 15 नंबर जो शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिफाइन लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी क्या होती है, किडनी के अंदर बेसिकली जो स्टोन्स बनते हैं बेटा उसको रिमूव करने का जो मैकेनिज्म है, एक मैकेनिज्म उनमें से वो लिथोट्रिप्सी भी है। लिथोट्रिप्सी में किया क्या जाता है, आउटसाइड द बॉडी किसी भी मशीन से एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल का मतलब होता है जो आउटसाइड द बॉडी कोई भी सोर्स है वहां से, या तो अल्ट्रासाउंड या फिर एक्स-रेज को बेटा क्या किया जाता है, बम्बार्ड किया जाता है किसके ऊपर, किडनी स्टोन्स के ऊपर, जिसकी वजह से किडनी स्टोन्स बेटा ब्रेक डाउन हो जाते हैं सैंड लाइक और स्मॉलर पीसेस में, फिर सैंड लाइक जो मैस होगा उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो दिस प्रोसेस विल बी नोन एज लिथोट्रिप्सी। तो इट इज द मैकेनिज्म इन व्हिच एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मतलब बॉडी के बाहर, एक्स-रेज भी हो सकती हैं, अल्ट्रासाउंड भी हो सकते हैं, बम्बार्ड किए जाते हैं किडनी स्टोन पे फ्रॉम द मशीन, और दीज वेव ब्रेक द स्टोन इनटू सैंड which then passed from the body, बॉडी से उनको बाहर भेज दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, लिथोट्रिप्सी का नाम देते हैं जी। कि बेटा क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 बन रहा है, व्हाई हीट शॉक प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर हीट शॉक प्रोटीन प्रोड्यूस क्यों होती है और उनका फंक्शन क्या होता है बेसिकली। तो प्लांट के अंदर बेटा ऐसे प्लांट जो कि खास तौर पे ऐसे रीजन्स के अंदर पाए जाते हैं जो कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वेरी हाई, तकरीबन 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो उस 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर के अंदर पाए जाने वाले जो प्लांट्स होंगे वो उस हीट शॉक के अगेंस्ट अपने अंदर क्या प्रोड्यूस कर लेते हैं, ऐसे स्पेशलाइज्ड प्रोटीन प्रोड्यूस कर लेते हैं जिनकी वजह से उनकी बॉडी के, उनके सेल्स के डिफरेंट जो एंजाइम्स होते हैं वो डीनेचुरेशन से बच जाते हैं। तो इसका बेटा आंसर हम लोग लिखेंगे, मोस्ट ऑफ द प्लांट अडॉप्टेड टू सर्वाइव इन हीट स्ट्रेस। हीट स्ट्रेस मतलब अगर 40, 45 या 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच चुका है तो उस वक्त इन प्लांट के जो सेल्स होंगे स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स प्रोड्यूस करेंगे जिनको हम लोग हीट शॉक प्रोटीन्स कहते हैं लार्ज क्वांटिटी के अंदर। तो ये क्या करती हैं, हीट शॉक प्रोटीन हेल्प करती हैं टू प्रिवेंट एंजाइम्स फ्रॉम डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन से ताकि उनको बचाया जा सके और एंजाइम जो है अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। उसके बाद अगला जो है बेटा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बन रहा है, गिव द फंक्शन ऑफ ब्राउन फैट्स। डिफरेंट जो बेटा मैमल्स होते हैं खास तौर पे वो अपनी एडिपोज जो टिश्यूज होंगे उनके नीचे वाली साइड पे कुछ फैट्स को स्टोर कर लेते हैं स्पेशलाइज्ड रैपिड हीट प्रोडक्शन के लिए। जाहिर बात है क्योंकि अगर कोल्ड एनवायरनमेंट होगा तो कोल्ड एनवायरनमेंट के अगेंस्ट मैमल्स को जरूरत होगी रैपिडली हीट प्रोडक्शन की। तो अगर तो वो रैपिडली हीट प्रोडक्शन चाह रहे हैं तो उस वक्त उनको जरूरत पड़ेगी कि हीट की प्रोडक्शन लाजमी वो करें, और वो हीट की प्रोडक्शन किन के जरिए करेंगे, ब्राउन फैट्स के जरिए। और वही जो ब्राउन फैट्स के अंदर से जब ब्लड पास होगा तो वो वेरी वार्म होगा, क्योंकि यही ब्राउन फैट क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं और रैपिडली हीट प्रोड्यूस करें, इसकी वजह से ब्लड क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, और वही वार्म ब्लड जो होगा वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगा जिसकी वजह से बॉडी हीट अप हो जाएगी। तो इसमें बेटा सम मैमल्स पोजेस एडिपोज टिश्यूज which is specialized for the rapid heat production, और ये ऐसे ही ब्लड फ्लो करेगा थ्रू these फैट्स, वो क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, और वही वार्म ब्लड जो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर जाएगा और बॉडी को हीट प्रोवाइड करेगा। फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट वन जो है व्हाट इज ब्लबर। ब्लबर क्या है, ब्लबर बेसिकली कुछ मेरीन मैमल्स के अंदर खास तौर पे जो वेल वगैरह हो गई या सील्स वगैरह हो गई उनके अंदर जो कि अपनी बॉडी से बहुत कम टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट के अंदर भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो उनके बॉडी के नीचे वाली साइड पे एक इंसुलेटिंग लेयर होती है फैट की, जो कि उनकी बॉडी का इंटरनल जो टेम्परेचर है
उसको लॉस होने से बचाते हैं, क्योंकि बाहर तो बहुत कोल्ड एनवायरनमेंट है, तो उसकी बॉडी के अंदर जो हीट है उसको ट्रैप कर लेंगे ये वाली इंसुलेटिंग जो लेयर होगी। इस इंसुलेटिंग लेयर को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, ब्लबर का नाम देते हैं। तो मेरीन मैमल्स सच एज व्हेल और सील इनहिबिट मच कोल्डर एनवायरनमेंट देन देयर बॉडी टेम्परेचर और दे हैव वेरी थिक लेयर ऑफ इंसुलेटिंग फैट कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, ब्लबर का नाम देते हैं। फिर उसके बाद पायरोजेंस क्या होते हैं। पायरोजेंस बेसिकली बेटा कोई भी एनिमल या कोई भी हम लोग कह लें कि ह्यूमन, जब उसके ऊपर किसी भी बैक्टीरियल या वायरल अटैक होता है, कोई बैक्टीरिया वगैरह या वायरस वगैरह अटैक करता है, तो जैसे वो बॉडी के अंदर दाखिल होता है तो ये वाले बैक्टीरिया और वायरस वगैरह, ये जो पैथोजेंस होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड बेटा इंक्रीज, जिसकी वजह से हमारे जो ल्यूकोसाइट्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, वो इंक्रीज इन नंबर होने शुरू हो जाते हैं, ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से जैसे वो एंटर होते हैं पैथोजेंस, तो पैथोजेंस ने क्या प्रोड्यूस करना है, पैथोजेंस ने बेटा स्पेशलाइज्ड केमिकल्स प्रोड्यूस करने होते हैं जिनको पायरोजेंस का नाम देते हैं। और ये पायरोजेंस करते क्या है, ये पायरोजेंस बेटा आपके हाइपोथैलेमस के अंदर जो एक सेट पॉइंट होता है टेम्परेचर का, उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। डिस्प्लेस करके सपोज ह्यूमन के अंदर वो अगर सेट पॉइंट 37 डिग्री सेल्सियस है, तो 37 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाएगा, ये अबव हो जाएगा, और जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं पायरेक्सिया हो जाता है। तो ये वाले जो पायरोजेंस है, इसकी वजह से हाई टेम्परेचर फीवर हो जाता है, हाई टेम्परेचर फीवर हो जाता है बेटा। इस हाई टेम्परेचर फीवर को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, पायरेक्सिया का नाम देते हैं। तो पायरेक्सिया का अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 बेटा, यूरिया साइकिल को ड्रॉ करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर ड्रॉ करेंगे आप लोग सिर्फ इसके अंदर यूरिया साइकिल को। यूरिया साइकिल की जरूरत क्यों पड़ती है, यूरिया साइकिल बेसिकली हम लोग कहते हैं कि कोई भी खास तौर पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अपने अंदर अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक नाइट्रोजनस कंपाउंड, तो वो क्या काम करते हैं, वो इसको लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिया का नाम दिया जाता है। तो स्पेशलाइज्ड साइकिल उनकी बॉडी में चलेगा खास तौर पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिया साइकिल। तो यूरिया साइकिल क्या होगा, यूरिया साइकिल के अंदर बेटा एक अमोनिया का कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके क्या साइकिल के अंदर एंटर हो जाएगा, और ऑर्निथीन पहले से जो प्रीकर्सर होगा उस ऑर्निथीन के साथ मिलेगा और क्या बना देगा, सिट्रोलीन बना देगा। फिर सिट्रोलीन के अंदर दूसरा सेकंड जो नाइट्रोजन होगा, सेकंड नाइट्रोजन अमोनिया से वो एंटर होगा और क्या बना देगा, आर्जिनिनो सक्सिनेट बना देगा। फिर आर्जिनिनो सक्सिनेट आर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाएगा और देन आर्जिनिन जो है आर्जिनेज एंजाइम के जरिए क्या बना देगा, यूरिया बना देगा। और यहाँ से दोबारा जो आर्जिनिन होगी वो प्रीकर्सर के अंदर चेंज हो जाएगी, जिसको हम लोग ऑर्निथीन का नाम देते हैं। फिर उसके बाद व्हाट इज यूरेनियम, हम लोग कहते हैं कि किडनी फेलियर जब हो जाता है बेटा, तो किडनी फेलियर बेसिकली हम लोग कहते हैं कि डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से, या हम लोग कहते हैं कि हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है उसकी वजह से, या हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है। अब उसकी वजह से जब हाई डिग्री होता है रेनल फेलियर का, उसकी वजह से यूरीमिया हो जाता है, और यूरीमिया की स्टेज पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी। जो है 21st क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बेसिकली डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्मो कन्फॉर्मर एंड ऑस्मो रेगुलेटर। हम लोगों ने जैसे बेटा ऑस्मो रेगुलेशन के लिहाज से प्लांट की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, ऐसे ही ऑस्मो रेगुलेशन के लिहाज से एनिमल्स की क्लासिफिकेशन है। बेसिकली दो इसको ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, ऑस्मो कन्फॉर्मर एंड ऑस्मो रेगुलेटर। ये वाला जो क्वेश्चन है आपकी बुक के ऊपर 3rd या 4th पेज के ऊपर मौजूद है। ऑस्मो कन्फॉर्मर और ऑस्मो रेगुलेटर, जैसे कि ये नेम जाहिर कर रहे हैं, ऑस्मो कन्फॉर्मर मतलब कंफर्म है, इनको अपनी बॉडी का जो एनवायरनमेंट है वो आइसोटोनिक है, जैसा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वैसा इनकी बॉडी का एनवायरनमेंट है, तो इस वजह से इनको जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी बॉडी के इंटरनल कंडीशंस को ऑस्मोटिकली एडजस्ट करने की। तो ऐसे एनिमल्स दैट डू नॉट रिक्वायर टू एक्टिवली एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट, मतलब उनको कंफर्म है कि उनकी बॉडी की इंटरनल स्टेट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जैसी ही है, मतलब आइसोटोनिक है। तो इस वजह से ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाएगा, ऑस्मो कन्फॉर्मर का नाम दिया जाएगा। और इसके एग्जांपल में मेरीन इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। सेकंड वन जो है बेटा ऑस्मो रेगुलेटर। ऑस्मो रेगुलेटर बेटा इनको जरूरत पड़ेगी रेगुलेट करने की।
मतलब इंटरनल बॉडी कंडीशंस को रेगुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस। वो हाइपोटोनिक भी हो सकता है एक्सटर्नल एनवायरमेंट, या हाइपरटोनिक भी हो सकता है। अगर आइसोटोनिक होगा तो एडजस्ट नहीं करेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक होगा तो एडजस्ट करने की जरूरत इनको पड़ेगी। तो एनिमल्स दोज बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन डिफर नोटिसेबली, जिनकी बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन डिफरेंट हो गए, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिहाज से थोड़ी बहुत चेंज होगी, तो उनको जरूरत पड़ेगी रेगुलेट करने की। तो वो क्या करेंगे, अगर तो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है, मतलब जिस एनवायरनमेंट के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, सॉल्ट कम है, मतलब फ्रेश वाटर अगर हम लोग ले लें, तो उसके अंदर बेटा क्या होगा, ऐसे दे डिस्चार्ज एक्सेस वाटर, फ्रेश वाटर के अंदर वो क्या करेंगे, एक्सेस वाटर को क्या कर देंगे, बाहर निकालेंगे, इन द फॉर्म ऑफ डाइल्यूट यूरिन भी हो सकता है। फिर उसके अलावा अगर तो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है, मतलब मेरीन एनवायरनमेंट है जिसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो क्या करेंगे, एक्सेस ऑफ सॉल्ट को एक्सक्रीट आउट करेंगे। तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है, जो कि रेगुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंसंट्रेशन, एनवायरमेंटल कंडीशन, ऑस्मोटिक कंडीशंस। तो इसके एग्जांपल में कुछ हैग फिशेस वगैरह, कार्टिलेजेंस मरीन के अंदर और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी आ जाता है, फ्रेश वाटर के अंदर भी जितने एनिमल्स पाए जाते हैं वो सारे के सारे इसी के अंदर आ जाते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर्स में। देन नेक्स्ट वन बेटा क्वेश्चन नंबर 22, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टो एंड एंडोथर्म। अब एक्टो और एंडोथर्म का मतलब क्या है, एक्टो का मतलब होता है आउटसाइड, मतलब क्या है कि ऐसे एनिमल जो कि मेटाबॉलिक हीट तो प्रोड्यूस करते हैं एट लो लेवल, बहुत कम, और जितनी करेंगे उसको एक्सचेंज कर लेंगे अपने एनवायरनमेंट के साथ, और ज्यादातर इन्होंने एब्जॉर्ब करनी है बेटा हीट को फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग मतलब एक्टो मतलब आउटसाइड, तो इन्होंने बेटा सारी की सारी बॉडी की जो हीट है वो एब्जॉर्ब करेंगे कहां से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाएगा, एक्टोथर्म कहा जाएगा। ये मेटाबॉलिक हीट बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो हीट को अब्सॉर्ब कहां से करेंगे, एनवायरनमेंट से करेंगे, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एक्टोथर्म्स। और इसके एग्जांपल में एम्फीबियंस, रेप्टाइल, फिशेस वगैरह और इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। जबकि एंडोथर्म, एंडो मीन होता है बेटा इनसाइड, मतलब ऐसे एनिमल जो अपनी बॉडी की जो हीट है वो मेटाबॉलिज्म के जरिए पूरी करते हैं, और मेटाबॉलिज्म इंटरनली उनकी बॉडी के अंदर होगा। तो मेटाबॉलिकली जितनी भी हीट की प्रोडक्शन हो रही है जिन एनिमल्स के अंदर, उन एनिमल्स को बेटा क्या कहा जाता है, एंडोथर्म्स का नाम देते हैं। एनिमल्स व्हिच प्रोड्यूस देयर ओन बॉडी हीट थ्रू द मेटाबॉलिज्म एंड मेंटेन देयर बॉडी टेंपरेचर, तो अपने बॉडी के टेंपरेचर को मेंटेन करेंगे, जैसे बर्ड्स आ जाते हैं और मैमल्स वगैरह आ जाते हैं। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है बेटा पेंटिंग का। पेंटिंग बेसिकली बेटा इवेपोरेटिव कूलिंग होती है डिफरेंट, जैसे डॉग्स वगैरह के अंदर उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर खास तौर पे जब इवेपोरेटिव कूलिंग हो रही है तो दैट विल बी नोन एज, इसको क्या कहा जाता है, पेंटिंग कहा जाता है। और कुछ अदर जो मैमल्स होते हैं खास तौर पे बैट्स वगैरह हो गई, तो उनके अंदर जो इवेपोरेटिव कूलिंग होती है वो यूरिन के जरिए होती है। और उसके अलावा अगर हम लोग देखें मैमल जैसे ह्यूमन है, उनमें इवेपोरेटिव कूलिंग किसके जरिए हो रही है, स्वेट ग्लैंड्स के जरिए हो रही है। लास्ट वन जो आखिरी बेटा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस क्या है, मैमल्स खास तौर पे ह्यूमन के अंदर अगर हीट की प्रोडक्शन बेटा हो रही है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के जरिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस क्या है, जिसमें जो हीट की प्रोडक्शन होगी वो किसके जरिए होती है, वो हार्मोनल एक्शन के जरिए होती है। जैसे कि थायराइड हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन निकलता है, वो थायरॉक्सिन हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। वो जो हाइपरथायराइडिज्म है जिसमें एक्सेस अमाउंट में थायरॉक्सिन बनता है, वही बॉडी को हीट प्रोवाइड करता है। उसके अलावा भी बाकी भी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे मेनली जो हार्मोनल ट्रिगर हो जाता है जिसकी वजह से हीट की प्रोडक्शन होती है। और ये जो दोनों होंगे शिवरिंग और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, ये मैमल्स के अंदर खास तौर पे लो टेम्परेचर में हीट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 15 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए बेटा हेल्पफुल साबित होंगे। इनको भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है, और खास तौर पे वो बच्चे जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है वो इंशाल्लाह ये वाले क्वेश्चंस करें, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ मैं बोर्ड के अंदर अच्छे मार्क्स आप लोग गेन करेंगे। और इसी तरह आप लोगों ने जैसे मैंने यहाँ पे जितने जितने पॉइंट्स लिखे हैं वो आप लोगों ने वैसे वैसे लिख देने हैं पेपर के अंदर।
पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका वो इंशाल्लाह ये जो आप लोगों की सीरीज होगी जिसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह हम लोग करेंगे सेकंड ईयर के, जैसे ये सीरीज खत्म होगी उसके लास्ट पे बेटा पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है आप लोगों ने उसके लिए भी एक वीडियो अपलोड की जाएगी। ठीक है बेटा, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।